डियर फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। डियर फ्रेंड, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे डीजेनरेटिव डिजीज की, और डीजेनरेटिव डिजीज में भी हम पार्ट 1 पे पहुंचे, स्पॉन्डिलाइसिस पे। स्पॉन्डिलाइसिस में भी हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की हमने जानकारी दी। तो आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी, आज हम लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में पेन कैसे रेडिएट होता है और किस तरीके से आपकी टांगों में पेन पहुंचता है, कहाँ नंबनेस होता है, कहाँ सुनपन होता है। तो इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में ये बहुत कॉमन जगह है बॉडी की जहाँ सबसे ज़्यादा पेन होता है, और सबसे ज़्यादा पेशेंट लंबर स्पाइन के देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा पेन हमें लंबर स्पाइन में मिलता है। और ये कॉमन साइट है स्पाइन की जो सबसे ज़्यादा पेन होता है, और सबसे ज़्यादा हमें पेशेंट लंबर स्पाइन के मिलते हैं। और लंबर स्पाइन से जो रेफर्ड पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, उसके बारे में मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। डियर गाइस, ग्रोइंग पेन L1 से प्रॉब्लम होती है हमारे L1 में। तो ग्रोइंग पेन होता है एंटीरियर एस्पेक्ट थाई। अगर हमारे थाई में पेन जाता है तो L2 में प्रॉब्लम होती है। और L3 की प्रॉब्लम से हमें थाई में पेन जाता है। जब हमारी L3 में प्रॉब्लम होती है तो पेन थाई में जाता है। L4 में प्रॉब्लम होने से ट्वाइस और लेग में पेन, मीडियल साइड में हमारे बीच की तरफ टांग में पेन होता है, और ट्वाइस में पेन जाता है। L5 से ट्वाइस में पेन आता है, और बीच में लेग में हमारे पेन महसूस होता है। S1 से छोटी उंगली में, पैर की छोटी उंगली जिसे ट्वाइस बोलते हैं, और लेटरल बोर्ड साइड की तरफ, लेटरल साइड में पोस्टेरियर एस्पेक्ट पीछे की तरफ जो हमारे प्रॉब्लम S1 में होती है, तो हमारे ये पेन इस साइड में पहुंचता है। हील में अगर हमारे दर्द होता है, एडी में दर्द होता है मीडियल साइड पोस्टेरियर एस्पेक्ट में, तो अगर हमारी एडी में दर्द होता है तो प्रॉब्लम हमारे S2 में होती है। तो गाइस, मैंने ये जानकारी दी आपको कि पेन हमारा रेफर्ड या रेडिएटिंग किस तरीके से होता है, पेन किस तरीके से हमारे कौन सी बोन से, स्पाइन के किस भाग से, लंबर स्पाइन के किस भाग से, और कहाँ पे पेन जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है देखने से कि बंदे के किस जगह प्रॉब्लम है, स्पाइन में किस जगह प्रॉब्लम है। और मिलती है सुनपन, यानी अगर हम निडल से चेक करते हैं तो हमें सुनपन दिखाई देता है, और मसल्स स्पाज्म की प्रॉब्लम हमें नजर आती है। देयर इज यूजुअली इंक्रीज ट्वाइस इरेक्टर स्पिनेक ऑफ द इन द बोथ क्वाड्रेटस लंबरम मसल्स, यानी हमारे क्वाड्रेटम लंबर मसल्स में स्पाज्म हमें देखने को मिलता है। लिमिटेशन ऑफ मोमेंट हमारे कम हो जाते हैं। जब हमारी स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे लंबर स्पाइन के, सैक्रल स्पाइन के हमारे मोमेंट जो है लिमिटेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हमें स्टिफनेस की प्रॉब्लम रहती है। मोमेंट हमारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी आगे की तरफ झुकना और मुड़ना, और साइड में से साइड की तरफ मुड़ना या झुकना बिल्कुल हमारा कम होता चला जाता है। और मसल्स हमारी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, और मसल्स हमारी कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। मसल्स में प्रॉब्लम आती है, वीकनेस हो जाती है, मांसपेशियों में वीकनेस महसूस होती है। अगर बात करें हम इसके ट्रीटमेंट की, तो हम किस तरीके से हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। हम सबसे पहले पेन रिलीफ ट्रीटमेंट इसमें देंगे। फिजियोथेरेपी में हमारे जो पेन रिलीफ ट्रीटमेंट है, टेंस का यूज करेंगे, IFT का यूज करेंगे, और रेस्टोरेशन ऑफ मोमेंट, यानी मोमेंटों को रेस्ट करेंगे। मोमेंट किस तरीके से रेस्ट होते हैं, हमें बंदे को रिलैक्सेशन देना है, और रिलैक्सेशन से मोमेंट रेस्ट करने हैं, या बैठने पे, चलने पे, या अपना वर्क करने पे बेल्ट का इस्तेमाल करें। जो लंबर स्पाइन पर बेल्ट आती है वो बेल्ट लगाएं,
और बेल्ट से हमारे मोमेंट जो है वो रिलैक्सेशन रहेगा। एजुकेशन और पोस्चर, यानी पोस्चर की हमें एजुकेशन देनी है कि पोस्चर को हमारे सीधा रखना है, बैठते टाइम हमें सीधे पोस्चर को रखना है, लेटते टाइम किस तरीके से लेटना है, लेटते टाइम हमें सीधा रखना है, अपने आप को सीधे सुपाइन में लेटना है, और अपने जो पिल्लो का यूज करना है वो 2-3 पिल्लो नी के नीचे, नी फ्लेक्स राइट स्लाइटली फ्लेक्स नी, एंड 1 पिल्लो ऑफ द एल्बो, यानी हल्का सा फ्लेक्शन एल्बो में, दोनों एल्बो के नीचे पिलो रखें और सर के नीचे पिलो रखें, तो उसमें हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये हमें प्रिस्क्राइब करें कि रिलैक्सेशन हमें लेना है और अपने पोस्चर को बिल्कुल सही रखना है, उल्टा सीधा बैड पोस्चर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम बैड पोस्चर प्रॉब्लम होने के बाद भी करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। डियर गाइस, और जो फिजियोथेरेपी में ये रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट या हमने पोस्चर को एजुकेशन बताया कि पोस्चर को किस तरीके से हमें ठीक रखना है, अपने आप को सही रखना है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं कि हम और क्या दे सकते हैं। इसमें हम हीट थेरेपी का यूज करेंगे, जो मॉडलिटीज हमारी हीट देने वाली होती हैं, SWD है या हॉट पैक है या हीटिंग पैड है, उनका यूज करते हैं, जिससे बंदे को हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है और पेन को रिलीफ होता है और मसल्स स्पाज्म खत्म होता है, स्टिफनेस कम होती है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी का इसमें बहुत अच्छा रोल है। अगर हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी इसमें देते हैं तो अल्ट्रासाउंड से स्टिफनेस और थिकनिंग, यानी जो मोटापन दिखाई दे रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को अल्ट्रासाउंड ठीक करता है। डियर गाइस, पोस्चर की एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें अपना खड़ा होने का तरीका, यानी हम कभी कभी एक लेग पर खड़े रहते हैं, कभी कभी हम कुर्सी पर इस तरीके से बैठ जाते हैं, कभी कभी हम एक लेग पर कई घंटे खड़े होते हैं, तो हमारा वो चेंज करना होगा। कुर्सी पर हमें बैठने का तरीका है, हम आगे कुर्सी इस तरीके से बैठ जाते हैं, तो वो सब कुछ हमें बदलना होगा। तो वो हमें गर्दन के नीचे बहुत सारे तकिए लगा कर टीवी देखने की आदत होती है, मोबाइल देखने की आदत होती है, तो उस मोबाइल देखना, टीवी देखने को हमें बदलना होगा। तो गाइज, पोस्चर एजुकेशन में पोस्चर को ही हमें सीधा रखना है, जैसा प्रकृति ने हमें बनाया है, जैसा परमपिता परमात्मा ने जिस तरीके का हमें पोस्चर दिया है उसी तरीके का हमें यूज करना है, उसे मोड़ना नहीं है। अगर उसे मोड़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेन मोबिलाइजेशन, और इसमें हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी बताते हैं, अपोजिट एक्सरसाइज। सपोज करो हमारी प्रॉब्लम जो है जिस तरीके से हुई है, जिस एक्सरसाइज की वजह से, जिस बैड पोस्चर की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई, हमें उसके अपोजिट एक्सरसाइज करानी होती है। तो हमें इसमें जो है एक्सरसाइज अप्लाई करनी होती है। तो एक्सरसाइज के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ही ज़रूरत होती है कि प्रॉब्लम किस साइड को है, उसी साइड के हिसाब से हमें उसके अपोजिट एक्सरसाइज देनी होती है, जिससे वो स्टिफनेस ख़त्म हो, मसल्स ठीक हो और पेन ख़त्म हो, और जो डिस्क में परेशानी है वो डिस्क की परेशानी भी दूर हो। इसमें जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज की हमें ज़रूरत होती है, तो इसमें कुछ एक्टिव एक्सरसाइज, कुछ पैसिव एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज काफ़ी यूजफुल है, जो हमारी काफ मसल्स के लिए काफ़ी बेनिफिट देती है और पैरों को दर्द को जो है काफ़ी जल्दी रिलीफ देती है। और एक्टिव एक्सरसाइज भी इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन देती है। और इसमें हमारा जो ट्रक्शन है, जो ट्रक्शन हमें यूज करना होता है, मशीन द्वारा ट्रक्शन या मैनुअल ट्रक्शन भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रक्शन हमें इसमें काफ़ी मोबिलिटी, स्टिफनेस, पेन रिलीफ, नर्व स्पाज्म या नर्व में पेन को काफ़ी रिलैक्सेशन ट्रक्शन से मिलेगा। हाइड्रोथेरेपी, यानी जो हम हाइड्रोथेरेपी है उसे हम यूज कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी से भी हमारा पेन, इन्फ्लामेशन और जो स्टिफनेस, लिमिटेशन मोमेंट, पेन रेडिएटिंग, ये सारी चीज़ों को हमें आराम मिलेगा। तो डियर गाइज, और एडवाइस के लिए
हमें इसमें क्या एडवाइज करना है, किस किस चीज़ से बचना है, हमें जो है गद्दा कैसा यूज करना है, जो अपना सोने का गद्दा है, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, जैसे मैंने बताया रिलैक्सेशन में हमें किस किस चीज़ का यूज करना है। तो गाइज बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, यानी लेटने का जो है हमारा हार्ड बेड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मगर हार्ड ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ही सॉफ्ट ना हो, थोड़ा हार्ड हो और कंफर्टेबल हो, और जिस पर हमारी कमर अच्छे से लगे। और जो हमें लेटने का तरीका है वो हार्ड मैट्रिक्स पे यानी हार्ड बेड पे लेटना चाहिए हमें। और चलने में, बैठने में और अपना वर्क करने में हमारा पोस्चर का हम ध्यान रखें, जिससे हमारा पोस्चर बैंड ना हो, हमारा पोस्चर गलत अपोजिट साइड ना मुड़े। तो डियर गाइज, अगर हम पोस्चर का ध्यान रखते हैं और हम अच्छे से फिजियोथेरेपी लेते हैं तो गाइज हम स्पॉन्डिलोसिस को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल शिफा फिजियोथेरेपी, और जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए गाइज अच्छे से अपने पोस्चर का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।